आइए गाइज हम प्रश्नावली एक स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्नावली एक है आपकी रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन क्या, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 2 का 7 में, 2 का अगर 7 में डिवाइड कर दो 3 बार जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब रिमाइंडर आ गया आपका, शेषफल आ गया आपका 1, और ये हो गया आपका भागफल 3, भागफल को बोलते हैं क्यू, भाज्य हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका भाजक। तो इस संख्याओं में ऐसे लिख सकता हूँ 7 = भाजक इंटू भागफल 3 + 1, मतलब 2 × 2, 2 × 3 + 1 तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूँगा ए, ये वाली संख्या ए, भाजक को लिख दूंगा मैं बी, और ये हो जाएगा आपका क्यू। क्यू को क्या लिखेंगे सर, भागफल, भागफल हो जाएगा क्यू + आर। ठीक है, भागफल जो होगा आपका, शेषफल जो होगा आपका, शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, इसका मतलब भाजक ऑलवेज बड़ा होगा। ओके, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। = हो जाएगा A = BQ + R। यहाँ पे R आपका रिमाइंडर हो गया, Q हो गया आपका भागफल, B हो गया आपका भाजक, और ये हो गया आपका भाज्य। ठीक है, प्रश्नावली एक स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली एक का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है उसने, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। एक क्वेश्चन करूंगा मैं, और बाकी आप सेकंड और थर्ड आप आराम से कर सकते हो, सेम एज इट इज रहेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कीजिए। अब अगर मैं बोलता आपसे एचसीएफ कीजिए तो आप डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है क्या, सबसे पहले ये ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैं लिखता हूँ 135, मतलब 135 छोटी है 225 से। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या को हमेशा अंदर लिखूंगा मैं, और छोटी वाली संख्या को हमेशा बाहर लिखूंगा। अब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, डिवाइड करूंगा सर एक बार जाएगा कि 2 बार, तो 270 हो जाएगा, तो एक बार गया 135, माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 90, फिर 90 के बाद में जहाँ तक आपका शेषफल 0 नहीं हो जाए वहाँ तक डिवाइड करना है। अब 135 यहाँ था, ये 135 आ जाएगा अंदर इसके यहाँ पे, फिर 135 में डिवाइड करेंगे 90 का, 135 में डिवाइड करेंगे किसका सर, 90 का, 135 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार गया वापस, कितनी बार, 90, ये कितना आ जाएगा 45, फिर 90 को अंदर लिख दूँगा यहाँ पे, तो 90 कितनी बार गया, 2 बार, तो आ गया 90, और आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो उससे पहले वाला जो होता है ये भाजक, वो आपका एचसीएफ आ जाता है। अब इसको लिखते कैसे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ले लिखेंगे हम, फर्स्ट में क्या लिखेंगे सर, फर्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, फर्स्ट में इसे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगी, आपको जमा के लिखना है, जैसा कि आपके एग्जाम्पल्स में दे रखा है। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे आप, जैसे कि मैंने बताया था 225 = 135 इंटू कितनी बार भाग गया, एक बार, 1 + 90। फर्स्ट स्टेप ये होगी। इसके बाद में लिख रहा है रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल 0। देन स्टेप सेकंड देखना है, सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेप में आ जाएगा ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो अपने पूरे ऊपर किया था। इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड वाले स्टेप में 135 = 90 × 1 + 45 वापस लिखना, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन थर्ड स्टेप देखना, थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, ये अंदर वाला 90 = 45 × 2 + 0 = 90। तो क्या लिख दूँगा यहाँ पे, रिमाइंडर, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, रिमाइंडर इक्वल 0, सो एचसीएफ = 45। मतलब लास्ट वाला जो भाजक होगा आपका, ये वाला लास्ट वाला जो भाजक होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा इनका 135 का और 225 का। ओके, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन आप करना, और अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम पूरी प्रश्नावली को एक साथ कर लेंगे आराम से।
दर्शाइए कि कोई भी, सेकंड क्वेश्चन देखना, फर्स्ट वाले का फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड और थर्ड आप करना, नहीं आता है तो फिर बताना। सेकंड क्वेश्चन देखना, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। क्या बोला है उसने? धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक की बोले, सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे? a = bq+r। ओके, bq+r। ए क्या आ जाएगा यहाँ पे सर? ए हमेशा सब में दे रखा है उसने। ए क्या दे रखा है उसने? ए तो फाइंड करना है आपको, वो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, मतलब विषम संख्या आनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन बी क्या आ जाएगा? इसको कंपैरिजन अगर मैं करूँगा तीनों को यहाँ पे, तो बी आ रहा है b = 6। अब अगर b = 6 आ रहा है आपका, b = आ रहा है आपका 6, इसके कंपैरिजन करने के बाद अगर b = 6 आ रहा है तो r का मान जो आएगा वो आएगा, r का मान 0 से लेके 5 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन कभी भी 6 नहीं, b का मान आएगा 0 से लेके 5 तक, सबसे पहली बात तो ये है। और r का मान आएगा 0 से लेके 5 तक, और b का मान आ गया आपका 6, ठीक है। और शेष फल उसमें 1 2 3 4 ऐसे जुड़ ऐड होता जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ, आपको किसी भी संख्या को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर, तो क्या आएगा? हमेशा सम संख्या आएगा। और जब सम संख्या में अगर मैं सम संख्या जोड़ दूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फॉर r = 0 के लिए अगर लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा? अगर मैं लेता हूँ r = 0 के लिए, अगर r = 0 के लिए लूँगा तो आ जाएगा a = 6 × q+0। इसका मतलब आ जाएगा 6q। अब मैं किसी भी संख्या को अगर q से मल्टीप्लाई करूँगा, q हमेशा यहाँ पर जो होगा नेचुरल नंबर्स होगा या फिर पूर्णांक होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है उसने, क्या है? q कोई भी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑलवेज सम संख्या आएगा, तो वो तो आपका हो ही नहीं सकता। तो ये तो आपका हो नहीं सकता कि उसने विषम पूर्णांक पूछा है। अब जब मैं लेता हूँ r = 1, अगर r = 1 लेता हूँ, यहाँ भी हो जाएगा 1, और यहाँ जब 1 हो जाएगा किसी भी सम संख्या में, अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो आपका। अब जब मैं r = 1 लेता हूँ तो किसी भी संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करो तो सम संख्या हो जाएगी। जब इसको 1 ऐड करूँगा इसमें तो क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या। तो ये वाला तो हो गया आपका फर्स्ट वाला, 6q+1 तो ये हो गया। लेकिन जैसे यहाँ r = 2 लेता हूँ तो वापस वो सम संख्या दोनों की है, 6 × q, किसी भी संख्या को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो सम संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें 2 ऐड करूँगा तो 2 भी सम संख्या है। जब दोनों सम संख्या ऐड हो जाएगी तो आपकी सम संख्या आएगी। लेकिन पूछा उसने विषम संख्या है, तो आपका 6q+2 ये भी नहीं होगा, एक 6q+0 वो भी नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ 6q+3, जैसे मैं 6q+3 अगर देखता हूँ तो किसी भी पूर्णांक को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सम संख्या। अब सम संख्या में जब मैं 3 ऐड करूँगा तो आ जाएगा आपका विषम संख्या। तो 6q+3 भी आपका हो जाएगा क्लियर। ओके, अब जब 4 लूँगा यहाँ पे, अगर जब 4 ले लिया मैंने, 6q+4 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा पूरा सम संख्या, इवन नंबर्स। अब जब इवन नंबर्स में इवन नंबर ऐड करूँगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? वापस सम संख्या, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद में लेता हूँ मैं r = 5। अगर r = 5 लेता हूँ तो आ जाएगा 6q+5। तो किसी भी संख्या को अगर q से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 को q से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑलवेज सम संख्या आएगा, जैसा कि हमने पहले देखा था पहले वाले स्टेप्स में। और जब सम संख्या को मैं 5 ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा विषम संख्या। तो कौन कौन सा बच गया आपका? एक बच गया 6q+1, एक हो गया 6q+3 और 6q+5। ये तीनों क्या हो जाएगी? विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब क्या पूछा उसने वो भी देख लो आप क्वेश्चन में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। तो आपका दर्शा दिया हमने, 6q+1 भी एक विषम पूर्णांक हो गया, 6q+3 भी एक विषम पूर्णांक हो गया, 6q+5 भी एक विषम पूर्णांक हो गया। बाकी सम हो, सभी सम है तो वो नहीं हो सकते, ठीक है। आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान समूह वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में वो दे दे अधिकतम संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा
या अधिक से अधिक या बड़े से बड़ा, तो हमेशा HCF करना होगा आपको। और जब भी क्वेश्चन में दे दे आपको वो न्यूनतम, कम से कम या छोटी से छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है, LCM। ये नज़र उल्टा आता है लेकिन हमेशा ये होगा। अगर बड़ा से बड़ा बोल दे, अधिक से अधिक बोल दे, या अधिकतम बोल दे, या मैक्सिमम संख्या बोल दे, या बड़े से बड़ा नाप बोल दे, या अधिकतम स्तंभों की संख्या जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है, तो सब में HCF आएगा। लेकिन वहीं अगर बोल देता है वो छोटी से छोटी संख्या या कम से कम, तो उसमें सभी में न्यूनतम, सभी में LCM आएगा। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है अधिकतम संख्या, तो क्या होगा, HCF हो जाएगा। अब HCF के लिए हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेगा। सबसे पहले 616 का फैक्टराइजेशन करता हूँ, 616 का। इसमें पहले से अगर पीछे 6 आ रहा है, सबसे पहले भाजकता के नियम आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6 अगर 8 आ रहा है, तो वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड। 2 से गया 3 बार, यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि 2 संख्या एक साथ आएगी, 308। पीछे वापस 8 आ रहा है, तो फिर 2 से जाएगा, तो चल जाएगा 1 उधर गया, अब 10 हो गया, 5 और 4। फिर पीछे 4 आ रहा है, तो फिर 2 से जाएगा, 15 में गया 7 बार, 1 बचा उधर 7 बार। अब 7 में जा रहा है, 11 में जा रहा है, तो 11 बार हो गया। एक और कौन सी संख्या है, एक और संख्या है सर 32 का सभी जानते हैं। इसका होता है 2 की पावर 5 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसके अगर फैक्टराइजेशन करोगे 32 के, तो ये आएगा। तो कितनी बार आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे आ रही 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहाँ क्यों 7 और 11 भी आ रहा नहीं आ रहा सर, तो क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, दोनों का HCF निकालने तो आ जाएगा 8। ये HCF आ गया, क्या आ गया 8। इसका मतलब 8 वो अधिकतम स्तंभों की संख्या है जिसको मार्च करने पर हम 32 वाली मेंबर्स को, सदस्यों को, और 6 से 16 वाले मेंबर्स को एक साथ खड़ा कर सकते हैं। अधिकतम स्तंभों की संख्या भी आ जाएगी परेड में। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे। 4th वाला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a² + b² + 2ab। ये होता है a+b का फॉर्मूला। और अगर a - b का स्क्वायर के फॉर्मूले की बात आती है, तो वो होता है a² + b² में आ जाता है माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस कर दो तो वहाँ माइनस आएगा। बाकी सब रिलेटिव सेम होता है संख्या वगैरह सब। ओके, नो प्रॉब्लम। 4th वाला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। जैसे ही उसने बोल दिया क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है आपकी, a = bq + r। मैं क्वेश्चन को कंपेयर करूँगा इससे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है b = 3। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3m और 3m+1 को, ठीक है। अगर b = 3 आ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर b = 3 आ रहा है आपका, तो r हमेशा इससे छोटा होगा। तो r क्या हो सकता है सर, r हो सकता है 0, r हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3 भी नहीं हो सकता। मतलब r का जो मान होगा या तो b से छोटा होगा, या b के बराबर भी नहीं हो सकता r का मान, और b से बड़ा भी नहीं हो सकता। हमेशा b से छोटा होगा और 0 से लेकर b से छोटा हो, चाहे a की छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे b = आ गया 3। आगे देखते हैं, जैसे मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, a b का मान आ गया 3q प्लस, सबसे पहले अगर r बराबर, जगह 0 रख रहा हूँ, r बराबर 0 अगर रख रहा हूँ तो 0, तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a², अगर वर्ग की बोल रहा है, जैसे कृष्ण ने बोला है आपके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ठीक है, वर्ग बोला तो वर्ग ले लेंगे। ओके, अब जैसे मैं लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 9q²। अब मुझे बनाना है इसको 3m या 3m+1 की फॉर्म में। ओके, बन जाएगा 3m+1 की फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, 9 को लिख लूँगा मैं यहाँ पे 3 × 3q²। ओके,
नो प्रॉब्लम। अब इस पूरे को मान लूँगा मैं m के बराबर। अब जैसे मैंने इस पूरे को m के बराबर माना तो ये हो जाएगा 3m। अब बहुत सारों को डाउट होता है सर आपने m क्यों माना पूरी संख्या को। जब q कोई भी आपकी पूर्णांक संख्या है, जब कोई q जो है कोई भी आपकी पूर्णांक संख्या है, तो m भी मैं मान सकता हूँ m एक पूर्णांक संख्या है और इसको मैं मान लेता हूँ m के बराबर। मैं किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने के बाद में उससे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आएगा वापस पूर्णांक संख्या, तो उसको मान लेता हूँ मैं m के इक्वल 3m, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में बनाना है तो ये बन जाएगा 3m। फर्स्ट वाला आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद में मैं रखूँगा आपका r इक्वल 1। अगर r इक्वल 1 पे अगर रखता हूँ तो देख लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। r इक्वल अगर 1 पे रखता हूँ मैं, r इक्वल 1, तो a इक्वल आता है आपका 3q प्लस 1। ठीक है, अगर वर्ग की बोल रहा है तो ये वर्ग कर देंगे, यहाँ भी वर्ग कर देंगे। ओके, दोनों जगह वर्क कर दिया। दोनों जगह अगर वर्क कर दिया, मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1, 3 दूना 6q। ओके, अब मुझे बनाना किस फॉर्म में है, इसको बनाना है तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। अब मैं जैसे 1 को पीछे ले जाता हूँ तो क्या बच रहा है आगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। नो प्रॉब्लम। ओके, अब मुझे 1 तो बाहर रखना है तो 1 को बाहर रख देता हूँ। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, तो 3 कॉमन लेते क्या बच रहा है यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस पूरे को जैसे मैंने उसमें m माना था, इसको पूरे को मान लेता हूँ मैं m, तो क्या बच जाएगा आपका 3m प्लस 1। हो गया, या तो 3m की में आना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया 3m प्लस 1। जब मैंने r इक्वल 1 रखा तो 3m प्लस 1 आ गया। तो इस तो बोला है उसने, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया हमने, वो किसी पूर्णांक m के लिए, तो m एक पूर्णांक मान लिया हमने। यहाँ लिख लेना जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल एक पूर्णांक है, तो इसको लिखना है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो सी r इक्वल 0 रखने पर 3m आ गया था, तो r इक्वल 1 रखने पर हमारा 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हम रखते हैं r इक्वल 2, r इक्वल 2 रख, लास्ट वाला लेते हैं हम r इक्वल 2 रखने पर, तो क्या था हमारा a इक्वल 3q प्लस 2। जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, 9q आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो a क्या है यहाँ पे 3q इंटू 2, b हो गया a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको करूँगा मैं तो यहाँ लिख दूँगा 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 दूना 12 q प्लस 4। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जैसे मैं 4 को लिखता हूँ 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इन तीनों में से 3 कॉमन ले लूँगा मैं, तो आ जाएगा आपका 3 कॉमन लेने के बाद में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। 3 में से 1 कॉमन ले, 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। अब इसको पूरे को मान लूँगा मैं इनके m के इक्वल, इसके इक्वल m के इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये भी 3m प्लस 1। ये दर्शा दिया हमने पूरा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया होता सर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने वर्ग कर दिया तीनों को, किसी पूर्णांक m के लिए तो m एक पूर्णांक मान लेंगे, लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ओके गाइस, ठीक है। अभी 5वां क्वेश्चन आप करना, 5वें क्वेश्चन में या फिर एक अलग से वीडियो, 5वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है,
तो 5वें क्वेश्चन की मैं अलग से एक वीडियो बना के 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। ओके, देखते हैं 1.2, वरना एक भाई 5वें क्वेश्चन का 10-15 मिनट दिखाएगा तो उसमें तो आपकी 1.2 पूरी हो जाएगी। ठीक है, 1.2 देखते हैं। 1.2 देखते हैं। 1.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 140 का गुणनफल करना है तो कैसे करना है, वो अभाज्य गुणनखंड, जैसे मैं 140 का करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी सब आप करना आराम से हो जाएगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो चल जाएगा 70 बार, फिर 2 का जा रहा है तो चल जाएगा 35 बार, फिर 5 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो क्या लिखूँगा मैं, 2 बार 2 × 2 × 5 × 7। ऐसे ही अगर 156 का आएगा तो 156 को भी क्या लिखूँगा मैं, 156 को लिख दूँगा आपस वही। सबसे पहले अगर 6 आ रहा है, पीछे 2 का डिवाइड करके देखो, 2 का नहीं जा रहा है 3 का दो, 3 का नहीं जा रहा है 5 का दो, 5 का नहीं जाएगा 7 का दो। अब जैसे मैंने 156 का गुणनखंड किए, सबसे पहले 2 का दिया तो 78 आ गया, फिर 2 का दिया 39 आ गया, फिर 3 का दिया 13 आ गया और 13 का दिया तो 1 आ गया। तो इसको अगर मैं गुणनखंड फॉर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। ऐसे बाकी के दोनों क्वेश्चन आप करना, और नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में इसको कवर करना। ओके गाइस, उसके बाद देखना पूर्णांकों के लिए सेकंड क्वेश्चन देखना। पूर्णांकों के लिए निम्न युग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम। क्या जांच करना है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। मतलब इसका फॉर्मूला होता है सीधा ये, एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ × एलसीएम। जैसा कि मैं 26 और 91 को देखता हूँ। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो 26 के, और इनके अभाज्य गुणनखंड निकालो, और वहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड तरीके से इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लो आपसे। जब मैं 26 का देखता हूँ, उसके गुणनखंड करता हूँ 26 का, तो आ जाता है 2 × 13, और 91 के करता हूँ तो आ जाता है 7 × 13। तो इसका अगर एचसीएफ लूँगा तो एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ तो आ जाएगा आपका 13। और अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम वो होता है जो सभी में आता है। 2 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो क्या 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। अब इसको ऐसा कैसे लिख दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सत्यता की जांच का मतलब ये होता है, दोनों को देखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है आपकी, 26 × 91 इक्वल यह जाएगा 13 एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है आपका 2 × 7 × 13। सबसे पहले से 13 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये खत्म, 7 से काटूंगा तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 13, और 13 से 13 कट गया तो क्या आ गया, 0 को आ गया। ऐसे करना है अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद में अपना ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप कर देना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये भी कर जाएगा आराम से। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम दे रखा है 36। अरे एलसीएम फाइंड करना है। अगर एलसीएम फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, हमने फॉर्मूला देखा था अभी डायरेक्ट। 2 संख्या कौन कौन सी है, 2 संख्या है 306 और 657। 2 संख्या गुणा था मतलब 306 × 657 इक्वल आ जाएगा 9 × एलसीएम। अब ये 9 इधर है तो इधर कट जाएगा, 9 इधर है तो इधर कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले कटेगा तो हो जाएगा 3 बार 27, फिर 36 चौक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप देख लेना मल्टीप्लाई करके। ओके, 5वां क्वेश्चन है, जांच के लिए कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। बिल्कुल नहीं। अब जांच कैसे करेंगे, 6 की पावर n कोई भी प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या ये देखना हमेशा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होके प्लस के इन्फिनिटी तक जाती है। 1 से स्टार्ट होके प्लस के इन्फिनिटी तक जाती है तो प्राकृत संख्या होती है आपकी, नेचुरल नंबर्स होती है। ओके, अब मैं जैसे ही इसके फैक्टर करता हूँ 6 के, तो क्या आता है 2 × 3। इसका ये नहीं, कोई प्राकृत संख्या में 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो फिर 2 × 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। और 0 लाने के लिए, जैसे मैं 0 लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ या 100 लिख रहा हूँ, किसी भी 0 को लाने के लिए हमारे पास में 2 भी होना चाहिए, या फिर कोई सम संख्या के साथ में 5 जरूर होना चाहिए। किसी भी अगर 0 वाली संख्या है, उसका फैक्टर अगर हम निकालेंगे 0 वाली संख्या का, 0 वाली संख्या हमारी 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका फैक्टर कम से कम एक 5 तो आएगा ही आएगा। लेकिन इन दोनों फैक्टर में 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो उसका जो है 0 तो कभी आ ही नहीं सकता।
एक तो इसका सिद्ध करोगे ये हो गया। और हम क्या करेंगे, या फिर n इक्वल 1 0 रख लेंगे, n इक्वल 1 रख लेंगे, n इक्वल 2 रख लेंगे। n इक्वल 0 रख नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो n इक्वल 1 रखेंगे तो आ जाएगा 6, क्योंकि n इक्वल अगर 1 रख दिया हमने यहाँ पे, n इक्वल 1 रख दिया तो आ जाएगा 2 × 6। n इक्वल अगर 2 रख दूंगा तो आ जाएगा 6 × 36। n इक्वल अगर 3 रख दूंगा तो आ जाएगा 216। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी जो 6 की पावर n जो है किसी एक n बराबर एक प्राकृतिक संख्या के लिए कभी 0 पे जो है ख़त्म हो सकती है, पहली बात। इसके बाद में इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखना आप, एक 6 वाला क्वेश्चन देखना। 6 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो फर्स्ट भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, वो इन दोनों के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो जैसा कि व्याख्या करने की बोल रहा है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में उसको सोल्व करके लिखना आप। 7 × 11 77, 77 × 13 + 13। अब मैं 13 से गुणा करता हूँ, 91 का 1 हासिल का 9, 91 और 9 100 + 13, तो कितना हो जाएगा 1014। अब 1014 के उसका भाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या है आपकी, तो अभाज्य संख्या का मतलब या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 1014 से जाएगा। लेकिन देख रहा हूँ मैं जैसा कि इसमें 2 का भी जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, इसमें 13 का भी जा रहा है, तो ये आपकी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। क्या देखेंगे, 7 × 42, 42 5 210, 210 × 4 करेंगे तो 840, 840 × 2 करेंगे तो 840 × 6, 840 × 6 कर देंगे। 6 कौन सा, 3 × 2 वाला 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 × 24 का 4 हासिल के 2, 8 × 48 2 50। तो जैसा कि देख रहा हूँ इसमें 10 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, बहुत सारी संख्या को जा रहा है। तो ये भी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसे सोल्व करके देख लेना आप, डिवाइड करके देख लेना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और सिद्ध भी हो जाएगा, आपका व्याख्या हो जाएगी। ओके, 7वां क्वेश्चन देखना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, जब से वृत्ताकार पथ किया जाए इसके चक्कर लगा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर SCF आ जाए, अगर SCF आ जाए तो SCF का मतलब होता है अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और बड़े से बड़ा नाप, अधिकतम खंभों की संख्या। ये जब भी अधिकतम मैक्सिमम वाला आ जाता है तो SCF। और एलसीएम में क्या आता है, एलसीएम में आता है छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या, ये आपका। और एलसीएम में एक और है, किसी भी वृत्ताकार के हम चक्कर लगाते तो एलसीएम निकलता है, एलसीएम निकलता है। जब भी सिग्नल लाइट वाला बत्ती वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें भी एलसीएम निकलता है। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, 18 का और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, दोनों को एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले 2 का जाएगा, इसमें 9 बार, इसमें 6 बार। फिर 2 का देंगे तो इसमें 9 बार, इसमें 3 बार, 3 बार जाएगा, 3 बार, 1 बार, 3 बार, 1 1, 3 3 9, 9 दूना 18, 9 36। इसका मतलब वो प्रारंभिक टाइम से 36 मिनट के बाद में वापस मिल जाएंगे। जब इसके दोनों गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, तो 3 9, 9 चौक 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा 7वां वाले क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट 1.3 देखते हैं। 1.3 का मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैं अलग से आपको अपलोड करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इस थोड़ा सा समझाने में इसको मैं आपको जो है एक पेज में सॉल्यूशन देके उससे समझाने की कोशिश करूँगा, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को आप ये भी लिख सकते हो जैसे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है, आप ये भी कह सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ √5, √7, √2, √3, लेकिन √4 जैसे आएगा तो √4 का मतलब होता है 2, तो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या ऐड कर देता हूँ तो पूरी संख्या को अपरिमेय कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, जैसे मैं किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में ऐड कर देता हूँ तो हो जाता है आपका अपरिमेय। और जैसे मैं किसी अपरिमेय संख्या में से या परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय या परिमेय संख्या को माइनस करता हूँ, मतलब जैसे मैं किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करता हूँ या फिर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करता हूँ,
तो भी वो अपरिमेय संख्या आएगी। किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आपकी अपरिमेय संख्या आएगी। और किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय का भाग देता हूँ या परिमेय में अपरिमेय का भाग देता हूँ तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी अपरिमेय संख्या आएगी तो पूरी संख्या को वो अपरिमेय कर देगा। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपको मैं अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब ये तो हमको पता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अगर मैं परिमेय संख्या को ऐड कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ या माइनस कर देता हूँ, लेकिन आएगी तो अपरिमेय संख्या ही। अब इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करेंगे। एक ये होता है परिमेय संख्या जो होती है हमेशा b/q की फॉर्म में होती है या फिर a/, मतलब भिन्न की फॉर्म में होती है। हम उसको b/q लिख दूँ या a/b लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम हमेशा उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानेंगे सर, जैसे वो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, इसके ऊपर ये लाइन लिख देना आप, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो ये 3 + 2√5 जो होगा ये बराबर होगा a/b के या p/q के। क्योंकि परिमेय संख्या का ये जो नियम होता है कि परिमेय संख्या हमेशा भिन्न के फॉर्म में होती है, जैसे कि या तो p/q की फॉर्म में होगी या फिर a/b की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब हम पक्षांतर करेंगे 3 का। जैसे मैं 3 का पक्षांतर करता हूँ, 3 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2√5 इक्वल a/b। ए है आपका ए, और ये 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो -3। अब जैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का, तो इसका 2 का भी पक्षांतर करूँगा, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, √5 इक्वल a/, ये दोनों के नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2b - 3/2। ओके, यहाँ तक आ गया। अब इसके एक नीचे लाइन लिखनी है लंबी चौड़ी, लिखना जैसा कि हम जानते हैं कि √5 हम क्या जानते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ आपने माना कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है वो बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के हिसाब से या क्वेश्चन के अनुसार a/2b - 3/2 के। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, अगर √5 लिखना आप, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो a/2b - 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए जो आपने माना है वह गलत माना है, या फिर वह जो आपने माना है यह उसका विरोध करता है। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप इतना सा लिख देना, आपका एक नंबर नहीं कट गया। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन की मैं आपको अलग से कॉपी करके, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसको समझाने में थोड़ा सा आएगी, तो मैं आराम से उसको अलग से एक पेज में सॉल्यूशन देके उसमें समझाऊंगा आपको, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, इसमें हमेशा उल्टा मानना होता है। क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वाला, थर्ड का फर्स्ट वाला, माना कि 1/√2, माना कि 1/√2 अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/2√2 इक्वल a/b। अब इस बिंदु को मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, √2/1 इक्वल b/a। अब ये 1 उधर जाएगा, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, √2 इक्वल b/a, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद में नीचे लिखना, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः b/ab एक परिमेय संख्या होगी। अतः b/ab एक अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः b/ab
एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि आपने जो माना था वह उसका विरोधाभास कर रहा है या उसको गलत साबित कर रहा है। अतः 1/√2 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसके बाद में इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वही वापस स्थान करना, माना कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको कर दूंगा मैं इक्वल a/b के इक्वल। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, 7 का जब पक्षांतर करूँगा तो आ जाएगा √5 इक्वल a/7b। ओके, 7b। हम जानते हैं कि वापस वही लाइन, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः a/7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः a/7b भी अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है, जो कि हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है या फिर उसको गलत साबित कर रहा है। अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप करना। ये वाला क्वेश्चन किसकी तरह करना है, सेम इसकी तरह करना है। वही 6 + √2 को जो है एक परिमेय संख्या के बराबर मानना है, और जब परिमेय संख्या के बराबर मानोगे तो क्या आ जाएगा। मैं इसको आपको सीधा सा शॉर्ट कर देता हूँ, बाकी आप जो है ये जिसका वो लिख लेना, इबारत वगैरह जो भी है लिख कर रो तुम करो, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 6 + √2, ठीक है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर 6 + √2 परिमेय संख्या है तो ये इक्वल हो जाएगा आपका a/b के। ओके, a/b के। जब 6 जो है इसका पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा √2, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a/b - 6, ठीक है। हम जानते हैं कि इसके बाद लिखना वही लाइन, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः a/b - 6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः a/b - 6 भी एक a/b - 6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है, जो कि हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है, या फिर हमने जो माना था वो गलत माना था, ठीक है। अतः 6 + √2 भी एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये आपकी 1.3 भी ख़त्म होगी। इसके बाद में 1.4 देखते हैं। ओके गाइड, तो 1.4 स्टार्ट करते हैं। 1.4 में दे रखा है 13/3125। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें क्या फाइंड करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो भिन्न में होती है। आपको जिसका शांत का मतलब ये होता है जब हम भाग देते हैं। जैसे मैं करता हूँ 7 में भाग करता हूँ 4 का, तो इसमें 4 का जैसे ही भाग दूंगा मैं तो 7 में तो जा रहा है 1 बार, बच जाएगा 3, दशमलव रख गया 4 हो गया, 7 चौक 28, 7 बार गया 28। इसके बाद में 2 बचेगा और 0 लग जाएगा तो 5, 1.75 आ गया। इसका मतलब ये शांत हो गया। लेकिन जैसे कटता जाता है तो वापस रिपीट होता जाता है संख्या, तो वो होती है अशांत भिन्न। अशांत भिन्न क्या होती है, जिसके पीछे चलता जाता है मामला। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, किसी भी भिन्न के अगर नीचे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऊपर x लिख देता हूँ, कोई भी ऊपर लिख देता हूँ x के भिन्न के नीचे 2 और 5 के ही अगर फैक्टर होंगे तो वो आपकी शांत भिन्न रहेगी। हमेशा ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़।
किसी भी भिन्न के नीचे अगर केवल 2 और 5 के ही फैक्टर होंगे, या तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, या फिर केवल 2 होंगे या केवल 5 होंगे, तो ही आपकी शांत भिन्न होगी। इनके अलावा अगर कोई भी एक संख्या, जैसे मैं यहाँ एक संख्या कोई भी 3 लिख देता हूँ, या कुछ भी एक संख्या और आ जाएगी 3 के अलावा फिर आपकी 7 है, 7 के अलावा आपकी हो जाएगी 6, अगर आ रहा है तो 6 में 3 ऑटोमेटिकली आ रहा है, 7 इनके अलावा 9 आ रहा है। इनके मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई सा फैक्टर आ रहा है तो आपकी अशांत भिन्न होती है, अदरवाइज़ 2 और 5 अगर आता है तो आपकी शांत भिन्न होगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ 13/3125 अगर करता हूँ, तो 3125 जो अगर करता हूँ तो इसके सबसे पहले मुझे 13 के फैक्टर तैयार हो जाएंगे, लेकिन 3125 के अगर फैक्टर करता हूँ तो 3125 में जैसा कि मुझे नज़र आया 5 का डिवाइड हुआ है, तो आ जाएगा 6 पंजे का 30, 6 बार जा रहा है, 1 गुजर गया 2 बार, 625 बार, फिर 5 का जाएगा 125, फिर 5 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 5 के फैक्टर आए तो आपकी शांत भिन्न होगी, क्लियर, शांत होगी। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में दे रखा है 8, तो 8 में भी आपका जो है केवल 2 का फैक्टर रहेगा। 2 का फैक्टर कैसे रहेगा, जैसे मैं दे रहा हूँ 8 में डिवाइड 2 का, 4 का 2, 1, 2 का फैक्टर आ रहा है केवल, तो ये भी हो जाएगी आपकी शांत भिन्न, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले से मतलब नहीं होता, नीचे वाले कह रहा हूँ मैं। नीचे वाले अगर केवल 2 और 5 ही है तो आपकी शांत होगी, अदरवाइज़ आपकी जो है शांत भिन्न होगी। जैसा कि दे रहा हूँ मैं 455, सबसे पहले 5 का जाएगा तो इसमें जाएगा 9 बार, इसमें जाएगा 1 बार, फिर 7, फिर 13, तो ये हो जाएगी आपकी शांत भिन्न, खत्म। 1600 अगर आ रहा है, 1600 के अगर फैक्टर करूँगा मैं, सबसे पहले 1600 के अगर फैक्टर करूँगा मैं, 1600 के अगर फैक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जा रहा है 2 का भाग, ये चल जाएगा 800 बार, फिर 2 का जाएगा 400 बार, फिर 2 का जाएगा 200 बार, फिर 2 का जाएगा 100 बार, फिर 2 का जाएगा 50 बार, फिर 2 का जाएगा 25 बार, फिर 5 बार 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ से केवल 2 और 5 के फैक्टर आ रहे थे, हो जाएगा आपका शांत भिन्न, ओके, ये हो जाएगा आपका शांत भिन्न। इसके बाद में जब मैं 29 पाँचवा क्वेश्चन देखता हूँ तो आ रहा है 29 और 343, तो 343 जो ये होता है 7 का फैक्टर, तो क्या आ जाएगा 29 अपॉन, जब 343 का फैक्टर करूँगा तो आएगा 7 × 7 × 7, तो 7 आ रहा है, तो ये अशांत भिन्न हो गई। ऐसे मैं देखता हूँ ये वाला, तो इसमें ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है मुझे 2 की पावर और 5 की पावर नज़र आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका शांत भिन्न। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें 7 भी आ रहा है नीचे, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत भिन्न हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है 6/15। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ जब मैं 15 के फैक्टर करता हूँ तो क्या आता है 3 × 5, लेकिन 3 आराम से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/5, ये भी होगी शांत भिन्न। इसका भी कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, इसका आ रहा है सर 35 का हो जाएगा 7 × 5 अपॉन 50 का करूँगा तो आ जाएगा 2 × 5 × 5, 5 से 5 के 7 अपॉन 2 × 5 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगी आपकी शांत भिन्न। जैसे आगे आपके सारे क्वेश्चन हो गए, इसके एक क्वेश्चन तो बच रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा 77, तो पहले 7 से कटेंगे इसको, पहले 7 से कटेगा तो ये तो जाएगा 11 बार, इसको काटोगे तो आ जाएगा 30 बार, 30 में ऑटोमेटिकली 3 आ रहा है, तो ये भी शांत भिन्न हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब आपने जो भी फाइंड किया शांत भिन्न कौन सी है, अशांत भिन्न कौन सी है, उसमें फाइंड करोगे वो कहाँ पे जाके शांत हो रही है। जैसे मैं एक करके बताता हूँ आपको, जैसा कि मैंने देखा था ये शांत थी आपकी 17/8, ठीक है। सेकंड वाला देखा था जैसा कि पता है हमको 17/8 शांत है, तो क्या लिखेंगे 17 को तो लिखिए अंदर, 8 को लिखेंगे यहाँ 2 बार जाएगा 16, 1 बचेगा, यहाँ लग जाएगा दशमलव लग गया, 0 आ गया, 1 पर जाएगा तो 1 यहाँ जाएगा 8, 2 बचेगा 0, यहाँ जाएगा 2 और 16 बचेगा 4, 0 5 बार 40, ख़त्म, क्या जाएगा 2.125। ऐसे जो भी भिन्न शांत हैं सबका निकालना है, जो भी भिन्न शांत हैं सबका निकालना है, और बाकी का अशांत भिन्न का नहीं निकालना, इतना सही तो है बस। लास्ट क्वेश्चन देख लेना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है, दशमलव प्रसार लिख रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए
निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है नहीं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ दे रखा है 43 दशमलव, क्या दे रखा है यहाँ 43 दशमलव 1 2 3 4, ऐसे कितनी संख्या रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगी पी बटा क्यू की फॉर्म में होगी। तो ये होगी आपकी परिमेय संख्या। ऐसे ही इस वाली को अगर फाइंड करेंगे हम, तो ये वाली संख्या जो क्या एक बार आ रहा है आपका, एक बार आ रहा है 120, फिर रिपीट हो रहा है 1200, फिर रिपीट हो रहा है 12,000, फिर रिपीट हो रहा है 1,20,000। ऐसे ऐसे ये जो है एक फिक्स पैटर्न नहीं है इसका, लेकिन अलग अलग परिमेय संख्या वापस रिपीट हो रही है, अपरिमेय संख्या वापस रिपीट हो रही है, मतलब अलग अलग दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है। तो ये इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये अशांत भिन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी देख लो आप, जैसे यहाँ उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है, बार का मतलब हो रहा है ये सही भिन्न है तो अशांत, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रही है। भिन्न है तो अशांत लेकिन बार बार रिपीट होती है। बार बार रिपीट वाले को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे मैं 43 पूरा पूरा अगर आ रहा है तो लिख दूंगा 43 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 1 to 9 तक जिसके ऊपर बार लगा हुआ है सब संख्या लिख दी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लिख दो। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हो जाएगा ये 9। तो ये आप परिमेय संख्या होगी एक और, तो ऐसे ही एक और परिमेय संख्या होगी, मतलब पी बटा क्यू की फॉर्म में आराम से हो जाएगी। तो ये आपकी जो है प्रश्नावली एक पूरी हो गई। इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि शायद एक तो वो √5 वाला है, और ये 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको मैं अलग से एक वीडियो बना के उन दोनों क्वेश्चंस की अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपकी फर्स्ट प्रश्नावली पूरी होगी। प्रश्नावली 2 आपकी पहले पूरी हो चुकी है, प्रश्नावली 5 भी आपकी पूरी हो चुकी है। मैं आप इसके बाद में प्रश्नावली 3 करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ विद कमल। थैंक यू।